क्या आप अपने आप को शाकाहारी मानते हैं? मीट, मछली, अंडा देखकर मुंह सिकोड़ लेते हैं। आपकी जबान से छी 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 राम 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 निकलने लगता है। तो ठहरिए, जरा टेस्ट कर लीजिए कि क्या आप अभी भी शाकाहारी बचे हैं। रामदेव ने आपको शाकाहारी छोड़ा है। और टेस्टिंग एक सवाल के जवाब से होगी, और वो सवाल ये है कि क्या आपने इस व्यक्ति के कहने पर पतंजलि का ये वाला मंजन प्रयोग किया है? क्या आपने इनके भगवा वस्त्र, लंबी दाढ़ी, सुंदर और लच्छेदार भाषा में अंधविश्वास किया और बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे इनके प्रोडक्ट का प्रयोग किया, खासकर ये वाला, तो शायद अब आप शाकाहारी नहीं बचे हैं। शायद रामदेव ने कथित तौर पर सुबह सुबह देश के न जाने कितने लाख या करोड़ों लोगों के मुंह में मांसाहार ठूस दिया और लोगों ने बड़े आनंद के साथ मुंह में उंगली डाल डाल के आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाया। जी हाँ, रामदेव वाले पतंजलि के इस प्रोडक्ट में मछली का अर्क मिलाए जाने का मामला है। कहानी दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गई है और दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, पतंजलि, दिव्य फार्मेसी और रामदेव तथा अन्य लोगों को एक साथ दनादन नोटिस जारी कर दिया है। कुछ लोगों को यह लग सकता है कि तो क्या हुआ, दवाओं में तो ऐसी चीजें होती ही हैं। तो इसका भी बड़ा सटीक और तगड़ा जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। और उस जवाब के साथ ही सवाल यह भी होगा कि क्या ये भारत समेत अन्य देशों में भी रहने वाले करोड़ों उन हिंदुओं के साथ भयंकर फ्रॉड नहीं है जो खुद को शाकाहारी मानते हैं। क्या भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद, पुरातन चिकित्सा पद्धति, योग तथा सनातन के नाम पर रामदेव ने विशेषकर हिंदुओं को टोपी नहीं पहनाई? बाकियों की बात ही नहीं करेंगे, क्या हिंदुओं को टोपी नहीं पहनाई? यदि सच में इनके मंजन में मछली का अर्क है, जिसका खुलासा ये खुद ही लगातार डिब्बे पे छाप छाप के कर रहे हैं, तो सोचिए इस व्यक्ति ने सुबह सुबह तमाम हिंदुओं के मुंह में मांसाहार ठूस दिया। पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे, मगर उससे पहले आप सभी दर्शकों से अपील है कि वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा देखिए ताकि आपका ये चैनल मजबूत रहे, आगे बढ़ता रहे, साथ ही साथ आपकी आवाज बुलंद होती रहे। मैं गारंटी देता हूं, गोदी मीडिया का कोई लपड़झंडिस इन मुद्दों पर बात नहीं करेगा, क्योंकि रामदेव जैसे लोग ही गोदी मीडिया को पालते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं, गोदी मीडिया के चैनलों पर भर भर के रामदेव के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। यहां तक कि गोदी मीडिया वाले अगर इनकी कोई खबर छाप भी दें गलती से, कहीं फटकार लगी हो, कहीं अदालत ने कोई आदेश दिया हो, तो थोड़ी ही देर बाद उसको गायब कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। मामला साफ है। आप जिससे पैसे लेकर अपना चैनल चलाएंगे, अगर वो किसी गड़बड़ी में पकड़ा जाएगा तो उसकी सच्चाई कैसे दिखाएंगे, उससे सवाल कैसे करेंगे? इसलिए अपने खर्चे से अपनी आवाज को बुलंद करिए। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया और सेठों के जहरीले प्रकोप का असर हम धीरे धीरे ही सही कम करते रहें। पिछले कुछ सालों में जब से इस व्यक्ति के एक से बढ़कर एक कारनामे सामने आने शुरू हुए और जब से रामदेव ने एक पत्रकार को डीजल पेट्रोल की कीमतों पर सवाल पूछने के कारण धमकाया और कहा कि हाँ, मैंने डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा ऐसा कहा था, मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने पर सब सस्ता हो जाएगा, तो क्या कर लेगा, पूछ पड़ेगा मेरी। इसके बाद जब रामदेव के तमाम बड़े बड़े कांड, चाहे वो झूठ बोलने का हो, नफरत फैलाने का हो, चाहे महिलाओं को लेकर गलत बयानबाजी का हो, ये सब सामने आए, तो मैंने इकट्ठा करके इस व्यक्ति के कई सारे मामलों को देखना और समझना शुरू किया। बारी बारी से अलग अलग वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत भी किया। मगर जब एक मुश्त सारी घटनाएं दिमाग में आती हैं तो समझ नहीं आता कि रामदेव के लिए कौन कौन से द्रोह का प्रयोग किया जाए। जवाब आप लोग ही दीजिएगा। आज मैं कारनामे बता रहा हूं, इसके बाद ये मंजन वाला कांड देखेंगे जो अब तक के रामदेव के सबसे बड़े कांडों में से एक हो सकता है। यूपीए 2 की सरकार के दौरान रामदेव ने खुद को भगवाधारी बाबा की तरह प्रस्तुत किया गोदी मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इनको मालूम था कि इस देश में एक बड़ी आबादी है जो भगवा वस्त्र पर और लंबी दाढ़ी पर बड़ा भरोसा करती है। इनके हाथों में उस वक्त एक खर्रा हुआ करता था, जिसे लेकर ये भगवाधारी आदमी ये दावा किया करता था कि विदेशों में जिन लोगों का काला धन जमा है उनकी पूरी लिस्ट इनके पास है, पूरा नाम है, किसने कितना कहां जमा किया है। और तो और मोदी सत्ता के आने के 7-8 महीने बाद भी इस व्यक्ति ने फिर से वही दावा किया कि बहुत जल्द विदेशों से काला धन आ जाएगा और भारत के हजारों गांव विकसित बन जाएंगे, उन गांवों में न जाने क्या क्या हो जाएगा। मगर इन दावों के कुछ समय बाद ही, मोदी सत्ता आने के कुछ समय बाद ही रामदेव की लंगोट वाली जेब से काला धन की वो पर्ची गायब हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले यही रामदेव गोदी मीडिया के चैनलों पर प्रमुख लपड़झंडिसों में से एक शर्मा जी के यहां जाकर बोल रहे थे कि फलाने की सरकार आएगी तो डीजल पेट्रोल 35 रुपया 30 रुपया लीटर मिलेगा। मगर बाद में सरकार आने पर यही सवाल जब दोबारा रामदेव से किया गया तो रामदेव भड़क गए और कहने लगे कि हाँ, मैंने बोला था कि डीजल पेट्रोल सस्ता मिलेगा, क्या करेगा, पूछ पड़ेगा मेरी। यानी इस व्यक्ति ने घोषित कर दिया कि ये झूठा है, इसकी बातों पर कोई भरोसा न करे, यकीन न करे, ये मौका परस्त आदमी है, जरूरत पड़ने पर बड़े से बड़ा झूठ बोल सकता है, फ्रॉड कर सकता है और फिर दुम दबाकर निकल भी सकता है। आगे सुनिए, इस व्यक्ति के कई प्रोडक्ट्स में गड़बड़ी पाई गई। खुद सेना की कैंटीन ने आंवला जूस निकाल
कर फेंक दिया। दुनिया के कुछ देशों ने पतंजलि के ढेर सारे प्रोडक्ट पर बैन लगा दिए। इसके बाद एक बड़ा कांड रामदेव ने आपदा में अवसर ढूंढते हुए किया। कोविड महामारी आई तो प्रधानमंत्री मोदी चंदा जुटाने में लग गए। हालांकि उसे चंदा कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है, धन उगाही भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से पैसा नहीं दे रहे थे पीएम केयर फंड में, तो जबरदस्ती उनसे ले लिया गया। जैसे सरकारी कर्मचारियों से चीन से भी चंदा लिया गया। यानी एक तरफ कोविड की आपदा में प्रधानमंत्री अवसर ढूंढ रहे थे पीएम केयर फंड के रूप में अपनी झोली भरने का, और दूसरी तरफ रामदेव भी अपनी झोली भरने का जुगाड़ लेकर आए, कोरोनिल की गोली बना दी। दो केंद्रीय मंत्रियों को भी बुला लिया उस नकली दवाई का प्रचार करने के लिए। अब नकली दवाई बेचकर रामदेव कितना माल कमाए और उनमें मोदी सत्ता तथा मोदी सत्ता के इन केंद्रीय मंत्रियों का कितना हिस्सा था, यह हमें नहीं पता। मगर इतना तो तय है कि इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ अपनी लंगोट भरने के लिए देश की करोड़ों जनता के साथ ठगी की। किसी भी गोली को, किसी भी टिकिया को कोविड की दवाई बता दिया। अब जरा कल्पना करिए, कोई व्यक्ति रामदेव के भगवा वस्त्र, लंबी दाढ़ी और हिंदुत्व वाली विचारधारा पर अंधश्रद्धा करता है। रामदेव ने कह दिया कि ये कोविड की दवाई है और वो व्यक्ति उस टिकिया को खाकर इस भरोसे बैठ गया कि बाबा ने दवाई बनाई है तो सब कुछ ठीक है होगा। उसने अन्य इलाज को नहीं अपनाया और यदि उसकी जान चली गई होगी तो क्या यह बात कभी प्रमाणित हो पाएगी? सोचिए, यह कितना बड़ा धोखा है कि आप किसी को नकली दवाई बेच दें, और वो भी 1, 2, 4 लोगों को नहीं, न जाने कितने लाख या करोड़ लोगों ने रामदेव की वो टिकिया खाई होगी जिसे इस व्यक्ति ने कोविड की दवाई बताया था। और तो और दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं का नाम भी जोड़ दिया। बाद में उन संस्थाओं ने खुद ही कहा कि भैया हमने कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया, हम तो किसी दवाई को सर्टिफिकेशन देते भी नहीं है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो रामदेव के लोग पलटी भी मार गए। यानी सिद्ध तरीके से इस व्यक्ति ने झूठ बोला, इसकी कंपनी ने झूठ बोला और केंद्रीय मंत्रियों को बैठाकर झूठ बोला। अब कोई आतंकवादी देश में हमला कर दे, कुछ लोगों की मौत हो जाए, या फिर अपने ही देश का कोई व्यक्ति आतंकियों की मदद कर दे, कोई ऐसा काम कर दे जिससे देश के जान माल का नुकसान हो, जिससे देश का नुकसान हो, तो उसे देशद्रोह कहा जाता है। ऐसा करने वाले को देशद्रोही कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति भारत की व्यवस्था के खिलाफ यानी जनता के खिलाफ कोई कार्य करे, जिस कार्य से मुल्क खतरे में आए, तो उसे ही देशद्रोह कहा जाता है। तो आप जनता बताइए, जब रामदेव ने कोविड की नकली दवाई बेचकर इस देश को बेवकूफ बनाया, लोगों के जीवन को, उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाला, तो ये किस द्रोह के अंतर्गत आना चाहिए? जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में खबर आई कि अयोध्या मंदिर के थोड़ी दूर पर सेना की प्रैक्टिस वाली जमीन रामदेव, श्री श्री रविशंकर और अडानी से संबंधित कंपनियों को बेच दी गई और सरकार ने उस जमीन को गैर अधिसूचित कर दिया चुपके से। उसके पहले खबर आई थी कि रामदेव से संबंधित लोग दिल्ली के आसपास खूब सारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। यहाँ काले धन के प्रयोग का आरोप लगा, बेनामी कंपनियों का प्रयोग करने का आरोप लगा। यानी करीबन 10 साल पहले जो रामदेव काला धन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, पुलिस कार्रवाई में सूट तलवार पहनकर भाग रहे थे, वो रामदेव अब खुद ही काले धन के आरोपों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पर कौन सा द्रोह लगना चाहिए? जवाब आप जनता दीजिएगा। अब नया वाला खेल सुनिए। आपके स्क्रीन पर ये जो वीडियो दिख रहा है, इसे ध्यान से देख लीजिए। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने रामदेव का पूरा कच्चा चिट्ठा यहां पेश कर दिया है। इस वीडियो में आप ध्यान से देखिए, साल 2023 में रामदेव का ये दिव्य दंत मंजन कैसा था और 2024 में कैसा हो गया। हम सब जानते हैं, किसी प्रोडक्ट पर यदि इस तरह से हरे रंग का गोला बना हो तो वो शाकाहारी माना जाता है, और यदि लाल रंग का हो तो मांसाहारी होता है। साल 2023 में रामदेव के इस डिब्बे पर यह हरे रंग का गोला मौजूद था, यानी रामदेव ने इसे शाकाहारी दिव्य दंत मंजन बताया था। और आगे जब इस मंजन के भीतर प्रयोग की गई यानी मिलाई गई चीजों की लिस्ट आप देखेंगे तो यहां आपको समुद्र फेन 4.4 ग्राम मिलेगा। यानी साल 2023 तक रामदेव अपने इस मंजन में घोषित रूप से 2 बातें बता रहे थे। एक तो ये कि ये मंजन शाकाहारी है, ये हरे रंग का गोला दिखाकर, दूसरा ये कि इसी मंजन में मछली का अर्क है पीछे लिखकर। अब ये दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती हैं? इसका जवाब केवल रामदेव दे सकते हैं। वैसे आप दर्शक भी बताइए, आप मांस भी खाते रहें और कहें कि मैं तो भैया शुद्ध शाकाहारी हूं, क्या यह संभव है? लेकिन चूंकि मुमकिन है योजना चल रही है, इसलिए सत्ता का साथ होने पर कुछ भी संभव है। आगे इसी वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। साल 2024 आते आते रामदेव ने और पतंजलि ने इसी प्रोडक्ट के ऊपर से ग्रीन सिग्नल हटा दिया, लेकिन इस प्रोडक्ट में प्रयोग की गई चीजों की लिस्ट में अभी भी समुद्र फेन नाम का इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। पहले 4.4 ग्राम था और अब 2 ग्राम हो गया है। यानी इस डिब्बे में पहले भी समुद्री फेन था, अब भी है। अब जरा समझ लीजिए कि समुद्री फेन होता क्या है। दरअसल समंदर में जब ढेर सारी मछलियां मर जाती हैं तो उनका मांस तो गल जाता है, लेकिन हड्डी पानी के ऊपर तैरने लगती है। अब जब ढेर सारी हड्डियां तैरने लगती हैं तो दूर से देखने पर वो समुद्री झाग की तरह दिखती हैं। इसीलिए इस पार्ट का नाम समुद्री फेन पड़ गया, यानी मछलियों की हड्डी।
बाद में इन्हीं मछलियों की हड्डी का प्रयोग दवाओं में किया जाता है, जिसका प्रयोग रामदेव के इस मंजन में किया गया है, जिसका खुलासा खुद उनकी कंपनी ही डब्बे पर लिखकर कर रही है। अब इसी मामले को लेकर एडवोकेट यतिन शर्मा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए और कहा कि दिव्य दंत मंजन की पैकेजिंग पर भले ही हरा बिंदु देखकर इसे शाकाहारी बताने की कोशिश की गई हो, लेकिन इसमें मांसाहारी तत्व है। इसे शाकाहारी बताते हुए गलत तरीके से प्रचारित किया गया, लेकिन पैकेजिंग के पीछे देखने पर साफ पता चलता है कि इस टूथ पाउडर में सीपिया ऑफिसिनालिस यानी कॉमन कटल फिश का प्रयोग किया गया है। अब आप जरा इस खबर को देख लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी हुआ है केंद्र सरकार को, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को, पतंजलि को, दिव्य फार्मेसी को, रामदेव को, इसके साथ ही अन्य जो लोग संबंधित पक्ष हैं उन सभी को। मगर यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि कानून में किसी औषधि को शाकाहारी या मांसाहारी घोषित करने का प्रावधान नहीं है। यानी वकील के अनुसार कोई भी दवा यदि है तो उसमें यह बताने की अब कोई प्रावधान नहीं है कि दवा शाकाहारी है या मांसाहारी है, लेकिन फिर भी दिव्य दंत मंजन को लेकर ऐसा प्रचार किया गया कि यह शाकाहारी है, ग्रीन सिग्नल दिखाया गया, जबकि इसमें समुद्र फेन का अर्क मिलाए जाने की घोषणा खुद ही बाबा का प्रोडक्ट ही कर रहा है। अब यहां इस सारे मामले में इनकी चाल को समझिए। प्रोडक्ट में कोई भी सामग्री प्रयोग की गई हो, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, लेकिन यहां टारगेट ऐसे लोग हैं जो खुद को शाकाहारी मानते हैं। जो शाकाहारी हैं, जो मांस का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें ही तो ये ग्रीन सिग्नल दिखाकर ये मंजन बेचना था। जो मांसाहारी हैं उससे क्या मतलब है, उसमें कुछ भी पड़ा हो, लेकिन रामदेव की कंपनी का टारगेट वो लोग थे, वो लोग हैं जो शाकाहारी हैं। अब आप जनता बताइए, बड़ी संख्या में शाकाहारी कौन लोग होते हैं? बड़ी आबादी किस धर्म या जाति की है जो शाकाहारी है? उनकी विचारधारा कौन सी है? किस समाज से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, जिनके साथ रामदेव की कंपनी ने इस प्रोडक्ट के माध्यम से कथित फ्रॉड किया है? अब सोचिए, कोई पंडित पुजारी सुबह सुबह उठता है नहा धोकर कि भगवान की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। उसने रामदेव के भगवा वस्त्र और लंबी दाढ़ी पर भरोसा किया। शुद्ध शाकाहारी, भारतीय संस्कृति और मेड इन भारत के नाम पर इनकी मंजन की डिबिया खोली और पूरे मुंह में मंजन को लपेट दिया। यानी सुबह सुबह पंडित जी के मुंह में, पुजारी के मुंह में रामदेव ने मछली ठूस दिया। जो मांसाहारी है उन्हें तो इस धोखे से कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर, भगवा रंग के नाम पर, इनकी लच्छेदार बातों पर भरोसा किया, उसके साथ क्या ये फ्रॉड नहीं है? आप किसी शाकाहारी आदमी को मांस छोड़िए, अंडा खिलाने की कोशिश करिए, कूद के 4 कदम पीछे भाग जाएगा। मगर इस व्यक्ति पर भरोसा करके लोगों ने अपनी मर्जी से इस मंजन को अपने मुंह में ठूसा और जम के रगड़ा। बात बात में एक खास विचारधारा के लोग किसी को भी हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी, रामद्रोही कहने लगते हैं। जरा उन्हीं लोगों से जाकर पूछिएगा कि यदि रामदेव ने और उनकी कंपनी ने शाकाहारी समाज के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है तो इसे कौन सा द्रोह बुलाया जाना चाहिए। वैसे एक बात और भी है, अभी हाल ही में कई सारे मामलों में झूठ बोलने को लेकर, गलत बयानबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रामदेव लटक लटक के माफी मांग रहे थे। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, बाद में कुछ मामलों में माफी मिल गई। हालांकि डांट, फटकार, बेइज्जती, इन चीजों का कोई असर रामदेव के ऊपर नहीं होता है। बहुत मोटी चमड़ी है, क्योंकि जो रामदेव कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में 90 डिग्री लटक के माफी मांग रहे थे, माफी मिलने के तुरंत बाद इस व्यक्ति ने फिर से वही बात बोली जिस बात के लिए डांट फटकार लगी थी। फिर से इन्होंने एलोपैथ को बदनाम करने की बात कही। सवाल इस देश की तमाम संस्थाओं से होना चाहिए जो खाने पीने की चीजों की जांच करती हैं, जो दवाओं की जांच करती हैं। उनसे भी सवाल होना चाहिए कि वो खाने पीने की चीजों की जांच कर रही है कि नहीं, दवाओं की जांच कर रही है कि नहीं, या फिर खा पी के सो रही हैं। और खा पी के सो रही हैं तो खाने पीने का खर्चा कहां से आ रहा है? सरकार यानी देश की जनता का ही खा रहे हैं या फिर किसी बाबा का खा रहे हैं? क्योंकि यदि नहीं खाते बाबाओं का, ऐसी कंपनियों का, तो फिर उनकी नजर भी तो इन चीजों पर जानी चाहिए। उनका काम क्या है, क्या कर रहे हैं बैठ के? इससे भी बड़ा सवाल देश की अदालतों से। जैसे जैसे मामलों में रामदेव जैसों को राहत मिल जाती है, माफी मिल जाती है, क्या यही कानून, यही नियम आम आदमी पर भी लागू होते हैं? रामदेव कोई कांड करके अदालत में पकड़े जाते हैं तो अदालत कह देती है कि चलो ठीक है, आगे से मत करना। तो क्या अदालत यही व्यवस्था दूसरों के लिए भी लगाएगी कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करके, कोई फ्रॉड करके, कोई अन्य कांड करके जाए तो उसे सजा देने की बजाय अदालतें कह दें, जज साहिबान कह दें कि चलो भैया अब तक जो किया कोई बात नहीं, आगे से मत करना, माफी मांग लो, माफी मिल जाएगी? अब आप जनता कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इनके कौन कौन से कांड के लिए कौन कौन सा द्रोह शब्द प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सच जन जन तक पहुंचे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।